ये आकाशवाणी है। कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की छठी कड़ी, दरकती धरती और बर्फीला सैलाब। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। पापा मजा आ गया। फूलों की घाटी की ये सैर तो मेरे लिए हमेशा ही यादगार बनी रहेगी। अरे अनुषा बेटा, ये जगह वास्तव में बेमिसाल है। और पता है, यहाँ सैलानियों के अलावा रिसर्च के लिए कई वैज्ञानिक भी आते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि दुर्लभ इतनी सारी किस्में एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। अरे अरे वो देखिए, वहाँ सड़क पर कितनी ज्यादा गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। हाँ मोहित, कौन सी जगह है ये? सर, हम लोग पीपल कोठी के पास पहुँच गए हैं। ये जगह बद्रीनाथ हाईवे पर ही पड़ती है और इस जगह का नाम टंगड़ी है। मोहित भैया, लेकिन ये यहाँ इतनी सारी बसें कारें वगैरह रुकी क्यों हुई हैं? तो मैडम, यहाँ पहाड़ से अक्सर मलबा गिरता रहता है, जिससे सड़क बंद हो जाती है। हाँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लोग जल्दी ही सड़क खोल देंगे। चलिए पापा, चलकर देखें तो आखिर क्या हो रहा है। हाँ। मम्मी, आप यहीं रुको, हम लोग जरा आगे देख कर आते हैं। अच्छा। मोहित भैया, आप भी हमारे साथ ही चलिए ना। ठीक है, चलिए चलते हैं। ध्यान से जाना। पापा, मैंने भूस्खलन के बारे में पढ़ा तो है, लेकिन देखा कभी नहीं। आज उसे देख भी लूंगा। बेटा, ऐसी जगह पर सावधानी बेहद जरूरी होती है। अच्छा। ऊपर पहाड़ी से कभी भी मलबा गिर जाता है। अरे जरा समझ के, अरे पापा देखिए, पहाड़ी से कितना ज्यादा मलबा गिर रहा है। हाँ बेटा। अरे पापा, वो देखिए, पत्थरों के साथ वो पेड़ भी रोड पर गिर गया है। जरा ध्यान से अनुषा। हाँ। वो देखो, लगता है पूरा पहाड़ ही दरक कर गिर पड़ेगा। ओहो, लगता है कल रात की तेज बारिश के बाद ही यहाँ पर मलबा आना शुरू हुआ होगा। पता नहीं रास्ता खुलेगा भी या नहीं। पापा, ये देखिए, आसपास के गांव के लोग तो बसों से उतरकर पैदल ही इस खतरनाक चट्टान को पार कर रहे हैं। जरा सा पैर फिसल जाए तो। अरे अनुषा बेटा, यहाँ पहाड़ों में भूस्खलन अक्सर होते रहते। अच्छा। हाँ, बरसात के दिनों में जहाँ तहाँ चट्टानें गिरने की घटनाएं होती रहती हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि ये रोड आज खुल पाएगी। मौसम खराब हो रहा है और यहाँ पत्थर भी लगातार गिर रहे हैं। चलिए सर, वापस चलते हैं। लगता है आज रात किसी होटल में ही रुकना पड़ेगा। ठीक है मोहित, यही ठीक रहेगा। चलो किसी होटल में ही चलते हैं। चलिए सर। आओ अनुषा। चलो, ये तो अच्छा ही रहा कि हम लोग सही समय पर होटल पहुंच गए थे। और जानते हैं, रात में तो बारिश भी काफी हुई है। हाँ गीता, यहाँ होटल में GSI के कुछ अधिकारी भी रुके हुए हैं। अच्छा। हाँ, उनमें से महेंद्र जी तो हमारे ही शहर इंदौर के रहने वाले हैं। हाँ। मैंने उनसे कहा था कि सुबह की चाय साथ ही पियेंगे, शायद आते ही होंगे। पापा, GSI मतलब? अनुषा बेटे, GSI मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा। यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। महेंद्र जी बता रहे थे कि यहाँ पीपल कोठी में उनकी टीम भूस्खलन का अध्ययन करने के लिए ही आई हुई है। और जानते हो, उनके साथ DRDO के कुछ अधिकारी भी थे। अरे वाह पापा, तब तो मुझे भूस्खलन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। जरा देखिए, दरवाजे पर कोई है। हाँ। महेंद्र जी, आइए। अरे हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा।
ये मेरी बेटी अनुषा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मेरा बेटा माधव। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और मेरी बेटर हाफ यानी धर्म पत्नी गीता। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे ये सब आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ। दरअसल इन लोगों ने अब से पहले पहाड़ों को इस तरह दरकते हुए कभी देखा ही नहीं था, इसीलिए आपसे भूस्खलन के बारे में जानने को बड़े उत्सुक हैं। पूछो बेटी, पूछो, क्या जानना चाहती हो? अंकल, पहाड़ों में भूस्खलन हमेशा इसी तरह से होता है क्या, जैसा हमने कल बद्रीनाथ हाईवे पर देखा था? देखो बेटा, भूस्खलन कई तरह का हो सकता है। कल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर तेजी से नीचे की ओर गिर रहे हैं। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता। क्यों? कभी कभी ये मलबा बेहद धीमी रफ्तार से आगे की ओर रेंगता है। अच्छा। कभी तो जमीन बेहद धीरे धीरे धंसती चली जाती है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में कई बार मिट्टी और बर्फ का मिला जुला मलबा बहता हुआ सा नजर आता है। दरअसल भूस्खलन की स्थिति किसी जगह की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। अच्छा अंकल, क्या भूस्खलन का पहले से अंदाजा लगाने की कोई तकनीक नहीं है? देखो बेटा, तकनीक तो कई है। अच्छा। और यहाँ पीपल कोटी के पास जो पहाड़ दरक रहा है, वहाँ पर हम एक तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और वो तकनीक क्या है अंकल? वो तकनीक है ऑटोमेटिक एंड रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ लैंडस्लाइड। लेकिन ये तकनीक काम कैसे करती है भाई साहब? देखिए भाभी जी, इसमें हम पहाड़ की चट्टानों में 3 सेंसर्स लगाते हैं। अच्छा। एक सेंसर चट्टान पर बनने वाले दबाव को मापता है। अच्छा। दूसरा सेंसर वर्षा मापी से जुड़ा होता है। अच्छा। और तीसरा सेंसर हमें चट्टान के झुकाव की जानकारी देता है। इन सेंसर्स को सोलर पैनल से जुड़ी बैटरी से जोड़ा जाता है। अच्छा अंकल, इन सेंसर्स की जानकारियाँ हमें किस तरह से हासिल होती हैं? दरअसल बेटा, इन सेंसर्स से मिलने वाले आंकड़ों को एकत्र करने के बाद लैब में भेजा जाता है। लैब में इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिनके आधार पर हम लोग चेतावनी जारी करते हैं। बिल्कुल। अंकल, ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फ की चट्टानें भी टूटकर गिरती रहती होंगी ना? हाँ बेटा, वैसी स्थिति को हम एवेलांच यानी हिमस्खलन कहते हैं। भाई साहब, एवलांच के बारे में भी कुछ बताइए ना। हाँ अंकल, बताइए ना। देखिए, बर्फीले इलाकों में अक्सर हिमस्खलन की आशंका बनी रहती है। किसी तीखी ढलान पर बर्फ का एक छोर टूटते ही बर्फ का समूचा सैलाब ही नीचे की ओर खिसकने लगता है। एवलांच के दौरान बर्फ के धसकने की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ बेटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है। और बेटा, बर्फ का ये फिसलता हुआ विशाल ढेर सामने पड़ने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। दुनिया में हर साल करीब 200 लोग हिमस्खलन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। पर हिमस्खलन की वजह क्या होती है? ये शुरू किन कारणों से होता है? मैं बताता हूँ बेटा। बर्फीले ढलानों में तापमान में अचानक आई तब्दीली, बर्फीले ढेर का लगातार बढ़ता वजन हिमस्खलन की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, भूगर्भीय हलचलें भी एवलांच की शुरुआत का कारण बन सकती हैं। हाँ, हिमालय में सीमा पर तैनात सैनिकों को अक्सर एवलांच का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थानीय नागरिक, सैलानी और पर्वतारोही भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। सन 1979 के मार्च में हिमाचल के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में हुए भीषण हिमस्खलन में 230 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 230 से भी ज्यादा? हाँ बेटा, इस हादसे के बाद समूचा इलाका लंबे समय तक दुनिया से कटा रहा। हालांकि एवलांच की चपेट में आए व्यक्तियों को जिंदा भी बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एवलांच की सही जानकारी मिलना और वक्त पर राहत पहुंचाना जरूरी है। महेंद्र जी, लाहौल और स्पीति के अलावा हिमाचल के कुल्लू और मनाली जैसे ऊंचे इलाकों में भी कई बार एवलांच की घटनाएं होती हैं ना? हाँ रुपेश जी, इसीलिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मनाली में भी हिमस्खलन की निगरानी के लिए एक केंद्र बनाया है। अच्छा। सासे यानी स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट नाम से ये केंद्र लगातार हिमस्खलनों पर अध्ययन और निगरानी करता है। अंकल, सासे की बदौलत तो लोगों को काफी फायदा पहुंचा होगा ना? हाँ बेटा, इस केंद्र ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों का मुआयना किया और सन 1990 में शीत प्रयोगशाला स्थापित की। अच्छा। साथ से कई सेंसर्स और हेलीकॉप्टरों की मदद से एवेलॉन्च संबंधी सटीक आंकड़े जुटाता है, जिससे कि हिमस्खलन का पूर्वानुमान लगाया जा सके। पर अंकल, एवेलॉन्च से बचाव के क्या-क्या तरीके हैं? देखो बेटा, प्राकृतिक आपदाओं की तरह ही हिमस्खलन से बचने के लिए भी पहले हमें उसकी प्रकृति यानी किस्म को समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एवेलॉन्च कितना खतरनाक होगा, इसके लिए उसकी रफ्तार, चट्टानों की स्थिति और बर्फ की मात्रा जिम्मेदार होती है। अच्छा। हिमस्खलनों से होने वाले नुकसान को भी कम करने के लिए आशंका वाले इलाकों में वृक्षारोपण करना और सुरक्षात्मक निर्माण जैसे कि दीवार वगैरह बनाना शामिल है। जिन ढलानों में हिमस्खलन की आशंका हो, वहां पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भी कुछ हद तक खतरे को कम किया जा सकता है। अंकल, क्या हिमस्खलन के आने का पूर्वानुमान लगाना संभव है? हाँ, हिमस्खलन की पूर्व में हुई घटनाओं, प्रभावित इलाके के मौजूदा मौसम की स्थितियां और हिमस्खलन के डाटाबेस की मदद से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अच्छा। देखो भाई, इसके लिए कुदरत को दोष देना ठीक नहीं है। हाँ, दरअसल कुदरती हलचलें तो लाखों वर्षों से इसी तरह जारी हैं। गलती सिर्फ हम इंसानों की ही है। हमारी गलती? हाँ, मैं बताता हूँ। दरअसल प्रकृति के साथ तालमेल ना बैठा पाने का नतीजा ही है जो हमें अक्सर कुदरत के कहर का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इंसानों ने आत्मघाती विकास की महत्वाकांक्षा में खुद ही अपने लिए खतरे बोए हैं। जंगलों का सफाया, नदियों, खनिजों और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का नतीजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने। आखिर इन जानलेवा आपदाओं से बचने का बुनियादी तरीका तो यही है कि हम कुदरत का सम्मान करें। बिल्कुल क्यों, ठीक कहा ना मैंने अंकल? बिल्कुल ठीक बेटा। सर। अरे मोहित, इतनी तेज क्यों आ रहे हो? इधर को क्या हुआ? सर जल्दी कीजिए, टंगड़ी के पास रोड ठीक कर दी गई है, अभी भूस्खलन भी रुका हुआ है। जल्दी चलिए सर, मौसम खराब हो जाएगा तो फिर सारा मलबा फिर से रोड पर आ गिरेगा। ठीक है भाई, चलो फिर चलते हैं। मुझे भी उसी ओर जाना है। तो कोई बात नहीं महेंद्र जी, आप भी साथ आइए, आपको भी छोड़ देते हैं। चलिए। आखिरकार हम वरुणावत पर्वत के पास पहुंच ही गए। निशा, यहाँ हुए भूस्खलन के बारे में पढ़ा तो बहुत था, आज करीब से देखने का मौका भी मिल गया है। हाँ माधव, अब हम एक बेहतर रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। बिल्कुल। अरे वैसे भी भू विज्ञान से जुड़ा होने की वजह से वरुणावत को समझने में मेरी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। वो तो होनी है। पापा, पहले मैं कुछ फोटोग्राफ्स तो ले लूं। हाँ, ले ले। वैसे भी ये जगह भागीरथी नदी के काफी करीब है और बेहद खूबसूरत भी। लो। कितना सुंदर नजारा है। पापा, अब बताइए इसके बारे में, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। देखो बेटा, वरुणावत पर्वत से भूस्खलन सितंबर 2003 में शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, तब से इस भूस्खलन की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है पापा। हाँ अनुषा, दरअसल वरुणावत पर्वत पर हुआ ये भूस्खलन बेहद ही खौफनाक रहा, लेकिन इसके बहाने ही सही वरुणावत ने हमें भूस्खलन की अनूठी प्रकृति और बचाव के तरीकों पर नई तरह से सोचने को विवश किया। पर पापा, यहाँ भूस्खलन की शुरुआत कैसे हुई?
और एक मामूली से भूस्खलन ने इतना विकराल रूप कैसे धारण कर लिया? देखो बेटा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें भूस्खलन को सही तरीके से समझना होगा। अगर भूवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो धरती की सतह पर कोई भी हलचल जिसकी वजह से मिट्टी खिसकने लगे, चट्टाने और पत्थर टूटकर गिरने लगे हों, तो उसे भूस्खलन कहा जा सकता है। अच्छा। पथरीली मिट्टी या फिर मलबे के बहाव को भी भूस्खलन ही कहा जाता है। भूस्खलन का दायरा कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है। हाँ, और ये कुछ सेकंड से लेकर कई महीनों तक बना रह सकता है। कई महीनों तक? हाँ माधव। हाँ पापा, आखिर ये भूस्खलन होता क्यों है? अनुषा बेटा, भूस्खलन की कई वजहें हो सकती हैं और ये सब प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और मौसम वगैरह पर भी निर्भर करता है। सुनिए, भूस्खलन के कारणों को और विस्तार से बताइए ना। हाँ पापा, बताइए ना। ठीक है, ध्यान से सुनो। भूस्खलन के कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कुदरती कारण और दूसरे इंसानी कारण। अच्छा। भूस्खलन के कुदरती कारणों में लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, भूमिगत पानी का बहाव, जंगलों की आग और भूकंप आदि शामिल हैं। इंसानी कारण? अरे बता रहा हूँ। कुदरत की व्यवस्था में लोगों का बढ़ता दखल भी भूस्खलन की बड़ी वजहों में से एक है। अच्छा। हाँ, खास तौर से हिमालयी क्षेत्र में तो भूस्खलन की ज्यादातर घटनाओं के पीछे मानवीय गतिविधियां ही रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतों, बांध और सड़क वगैरह के लिए होने वाली खुदाई से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। जंगलों के कटान और बढ़ते शहरीकरण से भूस्खलन लगातार बढ़ रहे हैं। पापा, तो क्या सड़क बनने से भी भूस्खलन होता है? हाँ बेटा, पर्वतों को काटकर जब सड़कें बनाई जाती हैं तो इससे चट्टानों की बुनियादी कसावट खत्म हो जाती है। अच्छा। और वो दरकने लगती हैं। इसके अलावा कहीं पर भी खुदाई के बाद मलबे का सही निपटान न होने से भी भूस्खलन की घटनाएं शुरू होने का अंदेशा रहता है। अच्छा। पापा, क्या वरुणावत का भूस्खलन भी सड़क बनने की वजह से ही हुआ? नहीं अनुषा, इसकी शुरुआत तो बेटा तब हो गई थी जब 1991 में भूकंप की वजह से वरुणावत पर्वत पर दरारें पड़ गई थी। अच्छा। लेकिन तब उन दरारों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। और सन 2011 में सिक्किम में भी भूकंप की वजह से भारी भूस्खलन हुआ था। पापा, इस वरुणावत ने तो शहर को काफी नुकसान पहुंचाया होगा ना? हाँ बेटा, यहाँ चट्टाने और पत्थर गिरने की वजह से 365 परिवारों को अपना घर छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर होना पड़ा। भूस्खलन के मलबे ने करोड़ों की संपत्ति को तबाह करके रख दिया। लोगों ने कितने अरमानों से अपने ये घर बनाए होंगे ना, और ये सब एक झटके में ही भूस्खलन की भेंट चढ़ गए। अरे बच्चों, तुम लोगों को थकान महसूस नहीं हो रही है? भाई, इतनी देर से हम लोग घूम रहे हैं, पैदल ही घूमते हुए। बच्चे ही क्या, थकान तो मुझे भी बहुत हो रही है। हाँ पापा, कहीं बैठते हैं। हाँ, चाय वाय पीते हैं। अरे ये लो, राजू भाई की दुकान तक पहुंच गए हम लोग। राजू भाई? अरे हाँ, भूस्खलन से पहले इनकी ये दुकान गंगोत्री हाईवे के पास थी। अरे साहब, नमस्ते साहब। नमस्ते। आइए साहब, बच्चों बैठो। आइए मैम साहब, आप यही बैठिए साहब। कैसे हो राजू? अच्छा हूँ साहब। कैसी चल रही दुकानदारी? अच्छी चल रही है साहब, अच्छी चल रही है। अरे भाई, चाय पिलवा दो। बंशी, चाय लेके साहब लोगों के लिए। बिस्कुट भी खाएंगे? आप बिस्कुट भी लेके आना। अच्छा, लीजिए साहब, चाय लीजिए। भाई, चाय तो बहुत बढ़िया है। बेटा माधव, एक बार वरुणावत का मलबा कई सारे घरों में घुस गया था। अच्छा। और उनमें राजू का मकान और दुकान भी शामिल थी। क्या हुआ था अंकल, बताइए ना। क्या बताएं बेटा, वरुणावत का मलबा तो लगातार गिर ही रहा था, पर हमारा मकान काफी नीचे होने की वजह से बचा रहा। लेकिन एक दिन बरसात की वजह से ढेर सारा कीचड़ और मिट्टी पत्थर का सैलाब घरों में घुस आया। सारा सामान बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कई दिन तक मलबा घरों के आर पार गुजरता रहा। बड़ी मुश्किल से इस जगह पर
2 जून की रोटी का इंतजाम किया है अब हमने। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अरे राजू भाई, चिंता मत करो। आपने मुश्किलों को पार करके अब एक नई जिंदगी शुरू की है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ साहब, कोशिश तो कर रहे हैं साहब। चलो फिर होगी मुलाकात। हाँ साहब, आते रहिएगा साहब। साहब वो 80 रुपए। अरे हाँ देखो ये आपके 80 रुपए। शुक्रिया साहब। पापा, इस तरह से तो भूस्खलन की घटनाएं काफी नुकसान पहुंचाती है ना? हाँ बेटा, भूस्खलन से न सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, बल्कि कई बार तो लोगों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। दार्जिलिंग क्षेत्र में सन 1968 में हुए भीषण भूस्खलन में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था और बच्चों, हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये भूस्खलन लगातार हुई बेतहाशा बारिश का ही नतीजा था। बीतते वक्त के साथ साथ दक्षिण के पठार भी धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो रहे हैं। बच्चों, कई बार वहां तेज बारिश या भूकंप की वजह से भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। पापा, भूस्खलन तो इन इलाकों के लिए एक बड़ी मुसीबत ही है ना? अनुषा, यहाँ होने वाले भूस्खलन का बुरा असर पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानों पर भी पड़ता है। वो कैसे पापा? दरअसल लगातार हो रहे भूस्खलन से नदियों की तलहटी में मिट्टी बढ़ती जाती है और नदियों की घटती गहराई मैदानी इलाकों में बाढ़ की आशंका को बढ़ाती है। अच्छा पापा, भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील जगहों के लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वो लोग आखिर क्या सावधानियां बरतें कि नुकसान को कम किया जा सके? वेरी गुड क्वेश्चन माधव, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। देखो, अगर हमारे पास ये जानकारी हो कि किसी जगह पर कब कब और किस तरह का भूस्खलन हुआ है, तो इससे हमें बचाव के सटीक उपाय अपनाने में सहायता मिलती है। अच्छा। और वैसे आम नागरिक भी कुछ बातों पर ध्यान देकर भूस्खलन की आहट पा सकते हैं। वो कैसे? देखो, जिन इलाकों में भूस्खलन का अंदेशा रहता हो, वहां के लोगों को अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों की चौखट पर निगाह रखनी चाहिए। अच्छा। ये देखना चाहिए कि चौखटों के टेढ़ा मेढ़ा होने से फाटक अटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि धरती के हल्का सा भी धंसने से ऐसी स्थिति आ सकती है। इसके अलावा बरामदे, सीढ़ियों और छज्जे में किसी भी तरह के झुकाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो, हालांकि इन सब संकेतों के बाद भले ही कोई बड़ा भूस्खलन ना हो, लेकिन ऐसी स्थितियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पापा, भूस्खलन के दौरान पीड़ित लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले सुरक्षित क्षेत्र का रुख करना चाहिए। भूस्खलन का आभास होते ही घर से बाहर खुले में निकल आए। घर के सामान की चिंता की बजाय जान की सुरक्षा पर पहले ध्यान देना जरूरी है। सही बात है। ऐसे इलाकों में भारी बारिश के दौरान वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है। ध्यान से सुनना अनुषा, पीड़ित लोगों को अपने कस्बे या शहर में मौजूद आपदा प्रबंधन यूनिट से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। और भूस्खलन की जानकारी जल्द से जल्द पड़ोसी गांवों तक भी पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वहां के लोग भी सतर्क हो जाएं। सही कहा पापा आपने। आखिर सही समय पर सूचना देकर दूसरों को भी मुश्किलों से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। समुदाय और प्रशासन की भागीदारी से ही ऐसे मुश्किल हालात का सामना संभव है। बिल्कुल। देखो, भूस्खलन प्रभावित इलाकों के लोगों को अपने घरों की ओर लौटने में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किए जाने पर ही प्रभावित क्षेत्र में जाना चाहिए। बिजली, पानी और संचार जैसी जरूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करने में स्थानीय लोगों से मिलने वाली जानकारियों की भी अहम भूमिका रहती है। पर पापा, लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि भूस्खलन की घटनाएं कम से कम हो? देखो बेटा, इसके लिए जरूरी है कि जहां जंगलों का सफाया हो चुका हो, वहां सघन वृक्षारोपण किया जाए। अच्छा। किसी भी जगह में ऐसे पेड़ पौधे ही लगाने चाहिए जो वहां की जलवायु के हिसाब से एकदम फिट हो। अच्छा। इसके अलावा ढलान वाली जगहों पर पानी के नियंत्रित बहाव का इंतजाम होना चाहिए। अच्छा। और देखो, सबसे जरूरी तो ये है कि कहीं भी नई बस्तियां बसाने या इमारतें बनाने से पहले ही ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जगह
भूस्खलन के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। जहां अक्सर भूस्खलन के मामले होते रहते हों, वहां पर आबादी का फैलाव रोकना ही बेहतर होता है। पापा, पहाड़ी इलाकों में तो इतने सारे छोटे छोटे नदी नाले हैं, ये तो एक बड़ी चुनौती है ना? अनुषा, भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहाड़ों पर बहने वाले इन छोटे छोटे नदी नालों का समुचित प्रबंधन भी जरूरी है। इनमें पानी के बहाव को नियंत्रित करके संभावित नुकसान से बचा जा सकता है। अच्छा। और कुछ जगहों पर सुरक्षा दीवार बनाकर भी खतरे को कम किया जा सकता है। देखिए, आपकी बातें सुनकर मुझे तो एक ही बात समझ में आई है। क्या? वो ये कि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण ही ये आपदाएं आती हैं। इसलिए हमें प्रकृति का दोहन रोकना चाहिए, जंगलों की कटाई रोकनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने चाहिए और जहां तक संभव हो भवनों का निर्माण नई वैज्ञानिक तकनीक से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और वैसे भी भूवैज्ञानिक समय समय पर चेतावनियां जारी करते रहते हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी जागरूक रहने की आवश्यकता है, तभी इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर न हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की छठी कड़ी सुन रहे थे। आलेख एवं अनुसंधान श्रीनिवास ओली, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बी.के. त्यागी, निर्देशन डॉक्टर आर.एस. यादव और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता तिलक झा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे रजनीश कुमार शर्मा, सविता शर्मा, किशोर साहिजानी, सुनील कुमार लोहिया, शिखा वर्मा और गुनीत ढींगरा। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, वरुणावर्त पर्वत किस राज्य में पड़ता है? और दूसरा प्रश्न है, GSI का पूरा नाम क्या है? हमारा पता नोट करें, विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए, द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु और व्यवसाय जरूर लिखिए। यदि किसी विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलिए। हाँ, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए कि अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर हम अगले सप्ताह फिर आएंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।